सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग, जहां आपको आपके साइंस टेक्स्ट बुक के सारे कॉन्सेप्ट वेल एक्सप्लेन्ड और एनिमेटेड वीडियोस के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम एटम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके बाद केमिकल कम्बिनेशन के दो इम्पॉर्टेंट लॉज को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें एटम यानी परमाणु शब्द के बारे में कि यह शब्द क्यों और किसके लिए आया, तो इंडिया के ही एक फ़िलोसोफर थे महर्षि कन्नाद, जिन्होंने एक पॉस्टुलेट दिया था कि यदि हम मैटर यानी पदार्थ को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएं तो यह स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते जाएगा और एक ऐसा स्टेज आएगा जब हमें इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसका और डिवीज़न नहीं किया जा सकता है। तो इसी इंडिविजुअल पार्टिकल को उन्होंने परमाणु कहा। इसी पोस्टुलेट को एक अन्य इंडियन फिलोसोफर फकुदा कात्यायान ने समझाया कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स यानी परमाणु जो होते हैं ये नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मैटर को अलग अलग फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अब इसी समय के लगभग में ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने कुछ ऐसा ही सुझाव दिया। उन्होंने भी कहा कि यदि हम मैटर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे इन्होंने परमाणु कहा, जिसका मतलब था इंडिविजिबल। लेकिन ये सारे आइडियाज़ सिर्फ फिलोसॉफिकल थे और 18th सेंचुरी तक इन्हें प्रूव करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया गया था। अब 18th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच के डिफरेंस को समझा और वे इसे जानने के लिए इंटरेस्टेड थे कि एलिमेंट्स कैसे और क्यों मिलते हैं और इनके मिलने से क्या होता है। तो इसके रिगार्डिंग साइंटिस्ट ने केमिकल कम्बिनेशन के दो इम्पोर्टेंट लॉज दिए, जिसमें पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहले समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जिसे साइंटिस्ट लवाजिये ने 1789 में दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को न ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय, यानी रिएक्शन के पहले जो रिएक्टेंट का मास होता है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होता है। अब इसे समझने के लिए हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, जिसे आप घर पर भी इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बीकर में कुछ मात्रा में विनेगर लेना है और एक बलून में बेकिंग सोडा का कुछ अमाउंट लेना है और इसे बीकर या फ्लास्क से अटैच कर देना है। ध्यान रहे अभी सोडा और विनेगर को मिक्स नहीं होने देना है। अब इस पूरे सिस्टम का वेट मेज़र कर लेना है और इसे नोट कर लेना है और अब बलून में पड़े बेकिंग सोडा को विनेगर में ऐड कराना है, जिससे आपको एक रिएक्शन होता नज़र आएगा, जिससे निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो बलून में इकट्ठा होते जाएगा। अब रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर से इसका वेट मेज़र करना है। तो आप ये पाएंगे कि रिएक्शन के बाद का वेट और रिएक्शन के पहले का वेट सेम है। मतलब रिएक्शन के दौरान मासेस का ना ही लॉस हुआ है और ना ही फॉर्मेशन। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने बलून को अटैच इसलिए किया है ताकि निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी वेट मेज़र किया जा सके। वहीं यदि हम सोडा को डायरेक्टली विनेगर में ऐड कराते तो निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसपास के इन्वायरमेंट में मिल जाता, जिससे हमें वेट में कुछ कमी नज़र आ सकता था। आप चाहें तो रिएक्शन के पहले और बाद में वेट मेज़र करते समय बलून और फ्लास्क का वेट माइनस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे 1799 में साइंटिस्ट प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि वैसे कंपाउंड्स जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के अलग अलग सैंपल्स जो किसी भी सोर्स से प्राप्त किए गए हों या तैयार किए गए हों, तो जिन एलिमेंट्स से मिलकर ये बने होते हैं उनका प्रोपोर्शन इस कंपाउंड में सेम होता है। जैसे यदि हम पानी को किसी भी सोर्स से लें, चाहे वो कुएं का पानी हो, तालाब का पानी हो या किसी केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर किया हुआ पानी हो, इन सब में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो होगा वो 1:8 होगा। मीन्स यदि 9 ग्राम वाटर है तो इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन का मास होगा।
इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो 3:8 होता है। चाहे ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन प्रोसेस से निकला हो, या कोयले के जलने से निकला हो, या किसी अदर सोर्सेज से निकला हो। इसी प्रकार से अलग अलग कंपाउंड्स के लिए इनके एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट होता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से प्राप्त किए गए हों। इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों लॉज के लिए एक और साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसे हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।